हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, बोले तो रासायनिक बंध, जिसमें हम लोग परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण कैसे होता है, परमाणु बंध का निर्माण करते क्यों हैं, और डिफरेंट टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे जैसे आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक, हाइड्रोजन और वान डेर वाल बॉन्ड। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई कंपाउंड दिया रहेगा, बोलेगा इसमें कौन कौन से बॉन्ड उपस्थित है या फिर इसमें कौन सा बॉन्ड नहीं पाया जाता। बहुत आसान होता है, आप कंपाउंड देखेंगे आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन सा बॉन्ड उपस्थित होता है या फिर कौन सा बॉन्ड उसमें नहीं पाया जाता। इस टाइप के क्वेश्चन नीट और आईआईटी में पूछे भी गए हैं, आप पेपर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम लोग वैलेंसी देखेंगे, लुईस का अष्टक नियम देखेंगे, जिसमें लुईस के अष्टक नियम के अपवाद जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यून अणु, इलेक्ट्रॉन अधिक अणु और विषम इलेक्ट्रॉन अणु। उसके बाद इसमें आयनिक बॉन्ड और उसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे पोलराइजिंग पावर, कंडक्टिविटी, थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, एटसेट्रा। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा नीट में 2025 के पेपर में, ये 100%। उसके बाद वीबीटी और एमओटी की बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में। तो वीबीटी बोले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी बोले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें वीबीटी में ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, सिग्मा पाई और संकरण की, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नेचर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे। उसके बाद इसमें डायपोल मोमेंट देखेंगे, चैप्टर समाप्त होएगा ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट केमिकल बॉन्डिंग, इसका ये मान के चले नीट में पर ईयर 3 से 4 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से आएगा ही आएगा, और आएगा ही आएगा नहीं, आता ही है। 3 से 4 क्वेश्चन पर ईयर केमिकल बॉन्डिंग से आता है नीट में। उसके बाद इसका एडवांटेज आपको ऑर्गेनिक में भी मिलेगा, जगह जगह पे आप केमिकल बॉन्डिंग का यूज पाएंगे। फिजिकल में कुछ चैप्टर जैसे मान लीजिए रिडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा बहुत केस आपको मिलेगा इसका ना, केमिकल बॉन्डिंग का, और फिजिकल में कुछ खास नहीं है। इनऑर्गेनिक में इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक का 50% पार्ट ये क्लियर करता है केमिकल बॉन्डिंग ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले रासायनिक बंध कहते किसे हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य, परमाणु ले ले, अणु ले ले या आयन ले लें, यहाँ पे एक ठो हम शब्द का उपयोग करेंगे, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य कार्यरत आकर्षण बल, जो उन्हें एक अस्थायी निकाय मतलब अणु के रूप में, आयन के रूप, यौगिक के रूप में या क्रिस्टल के रूप में बांधे रखता है, रासायनिक बंध कहलाता है। या फिर आप लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक स्पीसीज, अभी स्पीसीज ब्रैकेट में आप लोग परमाणु भी लिख सकते हैं, अणु भी लिख सकते हैं और आयन भी लिख सकते हैं, के मध्य कार्यरत आकर्षण बल, जो उन्हें एक अस्थायी निकाय मतलब अणु, यौगिक या क्रिस्टल के रूप में बांधे रखते हैं, रासायनिक बंध कहलाते हैं। तो एक वर्ड में 2 या 2 से अधिक स्पीसीज के मध्य कार्यरत आकर्षण बल, जो उन्हें एक अस्थायी निकाय के रूप में बांधे रखते हैं, रासायनिक बंध कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ये क्या किस रूप में है? परमाणु के रूप में। अब यहां पे क्या होएगा, बॉन्ड बन गया, तो ये किस रूप में है? अणु के रूप में। ऐसे ही सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन, तो इनके मध्य जब बॉन्ड बनेगा कौन सा? आयनिक बॉन्ड बनता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग सब, ये क्रिस्टल के रूप में। एक और एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, अणुओं के मध्य बांड, ये हाइड्रोजन बांड जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये केस दिखेगा, ये ना। 2 या 2 से अधिक स्पीसीज, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं, के मध्य कार्यरत आकर्षण बल, जो उन्हें एक अस्थायी निकाय के रूप में बांधे रखते हैं, रासायनिक बंध कहलाते हैं। ये परिभाषा। तो परमाणु बंध का निर्माण करते क्यों हैं ना? परमाणु बंध का निर्माण अपनी 2 आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। एक अपने पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा को कम करने के लिए, और एक अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट बोले तो अष्टक पूर्ण करने के लिए, पढ़ेंगे बारी बारी करके। तो ये दोनों केस, परमाणु बंध का निर्माण क्यों करते हैं? अपने स्थितिज ऊर्जा को कम करने के लिए तथा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो स्थितिज ऊर्जा को कम करने के लिए जब आकर्षण बल का मान, प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है, तो निकाय अस्थायित्व की तरफ बढ़ता है, स्टेबिलिटी, जिससे निकाय की ऊर्जा में कमी आती है।
जब निकाय की ऊर्जा में कमी आती है तो बॉन्ड का निर्माण होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड निर्माण की जो प्रक्रिया होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, जिसके एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। उसके बाद जो अगला केस है, बंध निर्माण प्रक्रम में उत्सर्जित ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाता है। उत्सर्जित ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाता है, जो परमाणुओं द्वारा ह्रास किए गए पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ह्रास मतलब क्या होता है? कमी। तो एक बार और वर्ड समझ लें, आप लोग लिख भी सकते हैं। जब आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है तो निकाय अस्थायित्व की तरफ बढ़ता है, जिससे निकाय की ऊर्जा में कमी आती है और बंध का निर्माण होता है। बंध निर्माण प्रक्रम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, एक्सोथर्मिक बोले तो ऊष्माक्षेपी, जिसके एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। बंध निर्माण प्रक्रम में उत्सर्जित ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाता है, जो परमाणुओं द्वारा ह्रास किए गए स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा में कमी, जब स्थितिज ऊर्जा कम होगा तब बंध का निर्माण होगा ना। अभी ऑक्टेट कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या कि जो केमिकल रासायनिक बंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ के आधार पर जो रासायनिक बंध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध दो प्रकार, देखिएगा बहुत मजा आएगा चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत जबरदस्त चैप्टर है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। पीरियाडिक टेबल बेस्ट रहेगा तो और मजा आएगा पढ़ने में। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड, प्रबल बंध और दुर्बल बंध। तो प्रबल बंध चार प्रकार के, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और लास्ट कौन? मेटेलिक। अब वीक बॉन्ड दो प्रकार के, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडर वाल बॉन्ड। तो रासायनिक बंध दो प्रकार के, प्रबल बंध और दुर्बल बंध। प्रबल बंध चार केस, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। और वीक बॉन्ड मतलब दुर्बल बंध दो प्रकार के, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडर वाल बॉन्ड। तो प्रबल बंध को अंतः परमाणविक बंध भी कहते हैं, जबकि दुर्बल बंध को अंतः आणविक बंध कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण होता है और उसमें अणुओं के मध्य, तो इसे अंतः परमाणविक बंध कहते हैं और उसको अंतः आणविक बंध कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनडायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं ना। ये शब्द लिख लीजिएगा। प्रबल बंध को अंतः परमाणविक बंध कहते हैं, दुर्बल बंध को अंतः आणविक बंध कहते हैं। प्रबल बंध में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डायरेक्ट बंध भाग लेते हैं बंध बनाने में, जबकि दुर्बल बंध में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनडायरेक्ट भाग लेते हैं बंध बनाने में। उसके बाद ये स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो आणविक बॉन्ड का होता है। बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोले तो बंध सामर्थ्य सबसे ज्यादा आणविक बॉन्ड का और सबसे कम वांडर वाल का। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट का लगभग बराबर होता है ना। तो ये था रासायनिक बंध के प्रकार, प्रबल बंध और दुर्बल बंध। प्रबल बंध चार प्रकार के, दुर्बल बंध दो प्रकार के। उसके बाद एक केस है कि परमाणुओं के संयोजी कोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। संयोजी कोष या वाह्यतम कोष, आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, जो उनके संयोजकता बोले तो वैलेंसी का निर्धारण करते हैं। तो वैलेंसी बोले तो संयोजकता। किसी परमाणु के बंध बनाने की जो क्षमता होती है वो उस परमाणु की क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। तो ये परिभाषा है, किसी परमाणु के बंध बनाने की क्षमता उस परमाणु की संयोजकता कहलाता है। तो संयोजकता जो होता है वो फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक जो होता है वो बराबर होता है किसके? वर्ग संख्या। वर्ग संख्या बोले तो ग्रुप नंबर।
जबकि जो 5th से 7th होता है उसकी जो संयोजकता होता है 8 माइनस वर्ग संख्या, बोले तो ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर ना। अब जैसे फर्स्ट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबकी वैलेंसी कितना? 1। वर्ग संख्या बराबर, पहले वर्ग के जो होंगे पहला 1, सेकंड डे का 2, थर्ड डे का 3, फोर्थ डे का 4। अब आपको अगर कंपाउंड नहीं मालूम रहेगा, हम पूछे भैया स्ट्रांसियम की वैलेंसी कितना, आप घबरा गए कि यार कहाँ है स्ट्रांसियम, ढूंढने चले गए, तब क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। स्ट्रांसियम सेकंड डे में है तो उसकी वैलेंसी कितना? 2 ना। ऐसे ही फास्फोरस की वैलेंसी कितना होएगा? फास्फोरस 5th में आता है। फास्फोरस किस में आता है? 5th में। तो 8 माइनस वर्ग संख्या 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3। फास्फोरस की वैलेंसी कितना? 3 ना। तो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब कोई भी ले सकते हैं, वो तो हम एक एग्जांपल ले लिए हैं। फर्स्ट है का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 7th का फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब बताएं इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 और 2s, इसका 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5। तो बताएं इसके वाहिदम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। इसके वाहिदम कोष में 2। ये वाहिदम कोष 2s2p एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएं कोष। तो वाहिदम कोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इसके वाहिदम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 और 7। जो वाहिदम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो वर्ग संख्या के बराबर होते हैं। उसके बाद क्या, जो वैलेंसी होगा, वैलेंसी बोले तो संयोजकता, इसका 1 2 3 4। बताए इसका कितना होएगा? 3 2 और 1। ये वैलेंसी है। ये वैलेंसी है। तो वाहिदम कोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं जो उनके संयोजकता का निर्धारण करते हैं। परमाणुओं के बंध बनाने की क्षमता जो होता है वही क्या कहलाता है? उस तत्व की या उस परमाणु की क्या कहलाता है? संयोजकता ना। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो लुईस ने क्या किया था? वाहिदम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु द्वारा दर्शाया था, जिसको लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। तो देखिए आगे, तो अगला देखें स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ लुईस इलेक्ट्रॉन पॉइंट। लुईस का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इन्होंने तत्वों के वाहिदम कोष या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु द्वारा दर्शाया, जिसे लुईस का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। जैसे लिथियम के वाहिदम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन बिंदु। बेरिलियम के वाहिदम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु। इसी प्रकार बोरान के वाहिदम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वाहिदम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का यूज क्या है? अभी हम लोग एक वर्ड पढ़े हैं कि किसी भी तत्व के वाहिदम कोष या संयोजी कोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो ये बंध बनाने में भाग लेंगे। अब इंपॉर्टेंट केस ये है कि अभी तक बहुत से ऐसे बंदे और बंदी होंगे जिनको पीरियोडिक टेबल नहीं मालूम होगा। तो पीरियोडिक टेबल अगर नहीं मालूम होगा, आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि किसके वाहिदम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है। आप सिर्फ ये याद करके थोड़ी ना क्लियर कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल लिखवाए हैं, फर्स्ट ए का, सेकंड ए का, थर्ड ए का, फोर्थ ए का, 7th ए का ना। आपको अगर नहीं मालूम है 7th ए में कौन कौन से तत्व हैं, तो अगर क्लोरीन आ गया कंपाउंड में, कहीं कंपाउंड में क्लोरीन आ गया, तो आप कैसे क्लियर करेंगे उसके वाहिदम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको ये नहीं मालूम रहेगा कि वो कौन से वर्ग का है।
तो अगर फ्लोरीन के वायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन के वायतम कोष में भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7। ऑक्सीजन के वायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सबके वायतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6। तो ये चीज आप लोग को मालूम रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा अभी क्वेश्चन आएगा, लुईस ऑक्टेट रूल, लुईस का अष्टक नियम। तो लुईस का अष्टक नियम क्या था? लुईस के अनुसार वे तत्व जिनके वायतम कोष में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तत्व अपने निकटतम अक्रिय संरचना या फिर अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसा करके वो अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, जिसे अष्टक का, लुईस का अष्टक नियम कहा जाता है। अष्टक का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। अब एक वर्ड आप लोग जो लिखे हैं अभी कि लुईस के अनुसार ऐसे तत्व जिनके वायतम कोष में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने निकटतम अक्रिय संरचना या अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करते हैं। अक्रिय गैस विन्यास मतलब क्या? शून्य वर्ग। अच्छा, एक वर्ड लिखवाना भूल गए कि शून्य वर्ग के तत्वों की जो वैलेंसी होता है, संयोजकता, वो शून्य होता है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में वो बंध का निर्माण नहीं करते ना। सबके वायतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ना। अब यहाँ पे बताएं लुईस ऑक्टेट रूल क्या है? वे तत्व जिनके वायतम कोष में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने निकटतम अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अक्रिय गैस को प्राप्त करेंगे, इसका मतलब अपना अष्टक पूर्ण करेंगे ना, जिसे लुईस का ऑक्टेट रूल कहते हैं। हाइड्रोजन अपना अष्टक पूर्ण नहीं करता, क्योंकि उसके वायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात वो अपना द्विक पूरा करता है। अब अष्टक पूर्ण करने की विधियां, तो अष्टक पूर्ण करने की 3 विधियां हैं, जिसमें से 2 विधि आप लोग पढ़े हुए हैं पीरियाडिक टेबल में, लेवाइसियर लॉ में। इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, तीसरा है इलेक्ट्रॉन का साझा कर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों केस आप लोग पढ़े हैं। ऐसे तत्व जिनके वायतम कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तथा ऐसे तत्व जिनके वायतम कोष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो ये आप लोग अगर चाहें तो पीरियाडिक टेबल में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके कैसे अपना अष्टक पूरा करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग लिखे होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम धातु में, और अधातु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अष्टक पूरा करते हैं, उनके वायतम कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, उनके वायतम कोष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है समान साझा, और एक होता है असमान साझा। समान साझा को सहसंयोजक बंध, बोले तो कोवेलेंट बॉन्ड, और असमान साझा को उपसहसंयोजक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करके 2 प्रकार के पढ़ना है, एक तो समान साझा और एक तो असमान साझा। समान साझा को सहसंयोजक बंध और असमान साझा को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो पहला हेडिंग आप लोग डालिएगा समान साझा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो सहसंयोजक बंध। सबसे पहले सहसंयोजक बंध कहते किसे? जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का परस्पर समान साझा होता है, तो उनके मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अब इलेक्ट्रॉनों के मध्य समान साझा से क्या अर्थ होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ ना। उसके बाद सहसंयोजक बंध बनता कैसे, कौन बनाता है सहसंयोजक बंध? तो नोट करके ये वर्ड लिखिएगा, किसी तत्व के वाहितम कोष या संयोजी कोष में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तत्व उतने ही सहसंयोजक बंध बनाता है, क्योंकि सहसंयोजक बंध बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं।
तो कोई तत्व है, उसके वायतम कोष में अगर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है तो वो सहसंयोजक बंध कितना बनाएगा? 3 ही बनाएगा ना। तो 3 प्रकार, और सहसंयोजक बंध में आप लोग सिंगल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। सिंगल बॉन्ड अगर बना तो सिग्मा, डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा और 1 पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बना तो ये दोनों क्या? पाई और 1 ठो क्या? सिग्मा। तो जब दो परमाणुओं के मध्य एकल बंध बनेगा तो उसको सिग्मा, अगर द्विग बंध बनेगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई, अगर त्रिक बंध बनेगा तो 2 पाई और 1 सिग्मा। तो देखें एग्जांपल देखें सहसंयोजक बंध का, हम आपको प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे। जैसे NH3 है अमोनिया, तो सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु को पहचानना है। तो केंद्रीय परमाणु को पहचानने के लिए आपको हम दो केस बता देते हैं, 2 केस में क्वेश्चन लग जाएगा। संख्या में क्या होंगे? कम केंद्रीय परमाणु, परमाणु त्रिज्या क्या होगा? अधिक। एटॉमिक रेडियस हम लोग पढ़े हुए हैं, परमाणु त्रिज्या अधिक। तो मैक्सिमम केस आपके इसी साल हो जाएंगे, जो नहीं साल होंगे उसके लिए हम लोग परमाणु त्रिज्या देखेंगे ना। तो केंद्रीय परमाणु जो होते हैं वो संख्या में कम होते हैं। बताइए NH3 में संख्या में कौन कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होएगा? केंद्रीय परमाणु। अब नाइट्रोजन के वाहितम कोष में क्या इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। आप चाहे जहां लिखे इलेक्ट्रॉन, आपकी मर्जी। अभी आप लोग को सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना बनाने सीखना है। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड का, कैसे आप लोग ऐसे देख के क्वेश्चन को बता सकते हैं कि इसमें कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे, कितने लोन पेयर होंगे। या और तो प्रैक्टिकल अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो बेस्ट होएगा, क्योंकि उसमें अभी हम लोग ओवरलैपिंग भी पढ़ेंगे। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन में सिग्मा पाई बता के थोड़ी ना क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें ओवरलैपिंग भी आप लोग को मालूम रहना चाहिए। ओवरलैपिंग बोले तो अतिव्यापन, तो अभी आएगा आगे। तो नाइट्रोजन के वायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कई हाइड्रोजन है? 3। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 है। अब चाहे जहां लिखे हाइड्रोजन उससे मतलब नहीं। हाइड्रोजन अपना दिक् पूरा करता है, इसके वायतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। अब समझिएगा क्वेश्चन। अभी बहुत बंदे ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता किसी कंपाउंड का। तो नाइट्रोजन के वायतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। बताया इसको ऑक्टेट कंप्लीट अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। और इस हाइड्रोजन को अपना द्वीप पूरा करने के लिए 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। तो सबसे आसान एग्जांपल बताइए, 5 है 6, 5 था, 1 तो पेयर किया, 5 है 6, 6 1 7, 7 1 8। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, इसका अष्टक पूरा हो गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किए, इनका द्वीप पूरा हुआ, इनका भी द्वीप पूरा, इनका भी द्वीप पूरा। तो बताएं इसमें सिग्मा कई ठो बने? 3 सिग्मा, 1 2 और 3। ये जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बचता है ना, इसको बोलते हैं लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर। तो बताएं अमोनिया में लोन पेयर की संख्या कितना? 1। तो देखिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के वायतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। वायतम कोष कौन? ये हम लोग जानते हैं। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो s में क्या इलेक्ट्रॉन है? 2 ठो, और p में 3। हाइड्रोजन कई ठो है? 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है 1s1। हाइड्रोजन अपना द्वीप पूरा करेगा और नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा करेगा। तो देखें अभी हम लोग जब सहसंयोजक बंध की परिभाषा पढ़ रहे थे तो वहां पे एक ठो शब्द लिखे थे आप लोग कि किसी तत्व के वायतम कोष या संयोजी कोष में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तत्व उतने ही सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो बताएं, आप क्वेश्चन को देख के भी समझ सकते हैं। ये हम लोग स्ट्रक्चर बताए अमोनिया का, इसमें सहसंयोजक बंध कैसे बना है? 1 2 3। इसका मतलब नाइट्रोजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है? 3। देखें 1 अयुग्मित, 2 अयुग्मित और 3 अयुग्मित। ये कैसा है? पेयर है। ये युग्मित लोन पेयर, इसी को बोलते हैं लोन पेयर। ये युग्मित है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ पेयर किया? इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ और 1 हाइड्रोजन इसके साथ। तो 5 था, 5 3 8, और हाइड्रोजन के 1 थे, 1 1 साझा कर लिए, क्या हो गया? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इनकी शादी हुई थी, ये 3 तो भाई थे, इनकी शादी हुई थी नहीं, ये अनपेयर अयुग्मित है, जोड़े में नहीं है। तो ये 1 हाइड्रोजन साथ जोड़ा बना है, ये भी हाइड्रोजन साथ और ये हाइड्रोजन साथ। तो ये स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल। जैसे मान लें
CO3 -2 है, CO3 -2। तो कार्बन केंद्रीय परमाणु कौन? कार्बन। आप चाहे जहां लोन पेयर को रख दें। कई ऑक्सीजन है? 3 ठो। आप 3 ऑक्सीजन लिख लें। जो भी आवेश होंगे, चाहे वो माइनस आवेश हो चाहे वो प्लस आवेश हो, आवेश हमेशा पार्श्व परमाणु पे होते हैं। तो पार्श्व परमाणु, एक माइनस आवेश इस पे गया, एक माइनस आवेश इस पे आया। बताएं कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्सीजन के वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। तो 6 एक माइनस चार्ज आया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा ना। तो 6 एक साथ, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 ठो, और इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो इसका भी अष्टक पूरा और इसका भी अष्टक पूरा। बताए कार्बन के वाहितम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 4 एक 5, 5 एक 6। अभी कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। 6 हुए ना कार्बन पास, 4, 4 एक 5, 5 एक 6। अभी कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 ठो। तो जो ये इलेक्ट्रॉन लिखते चाहे जहां लिख ले, लेकिन जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो आपको समझना होगा ना। तो इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो बताएं इसमें सिग्मा बॉन्ड कई ठो? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक ठो सिग्मा होता है और एक ठो पाई। तो 1 2 3 सिग्मा और एक ठो क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। लोन पेयर इसमें एक को है ही नहीं है। एक को इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा ऐसा है जो खाली दिख रहा है, नहीं तो एक को लोन पेयर नहीं है। और एग्जांपल देखिए, जैसे PO3 -3। अब इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? फास्फोरस। तो फास्फोरस के वाहितम कोष में कई इलेक्ट्रॉन है? 5। कई ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन ना। तो माइनस चार्ज कितना है? 3 ठो। तो जितने भी माइनस चार्ज होंगे, जैसे 2 माइनस चार्ज होता है तो 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लगता है। एक पे एक माइनस चार्ज, एक पे एक माइनस चार्ज। 3 माइनस चार्ज है तो तीनों पे माइनस चार्ज लगेंगे। एक माइनस चार्ज इस पे, एक माइनस चार्ज इस पे, एक माइनस चार्ज इस पे। ऐसा नहीं है कि 3 माइनस चार्ज है तो एक के ऑक्सीजन पे तीनों माइनस चार्ज लिख देना, ये गलत हो जाएगा। तो बताएं इसको अष्टक पूरा करने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इसको भी 1, इसको भी 1। सबके वाहितम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस चार्ज आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। फास्फोरस को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। 5 ठो है, 3 ठो और चाहिए। तो ये 1 2 और 3। ये कितने सिग्मा? 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। और एग्जांपल देखें, जैसे मान लें H2O है, ऑक्सीजन, इजी है ये। ऑक्सीजन के वाहितम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 हाइड्रोजन के कितने चाहिए? 1 ठो। इसको भी 1, इसको भी 1। तो एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ। तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर ना। अभी हम आपको क्वेश्चन देते हैं। तो अगला केस हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोले तो उपसहसंयोजक बंध। तो उपसहसंयोजक बंध एक प्रकार का सहसंयोजक बंध ही होता है, परंतु इसमें साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों का निर्माण केवल एक ही परमाणु द्वारा किया जाता है। अभी हम लोग सहसंयोजक बंध पढ़े हैं। तो सहसंयोजक बंध में जो थ्योरी पढ़े वो क्या? जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का परस्पर समान साझा हो तो उनके मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। 2 परमाणुओं के मध्य पढ़े। यहां पे क्या, जो साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों का निर्माण होता है वो केवल एक ही परमाणु द्वारा होता है। तो उनके मध्य कौन सा बंध का निर्माण होता है? उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। उपसहसंयोजक बंध को एरो से प्रदर्शित करते हैं। ये दर्शाएगा कि इलेक्ट्रॉनों का साझा किस तरफ हो रहा है। असमान साझा ना, असमान। समान साझा मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों तरफ, असमान साझा मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो सिर्फ एक तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करेंगे वो दाता कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो ग्राही कहलाते हैं। एक तो अगला केस जो नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है, उसी से उपसहसंयोजक बंध के क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। तो उपसहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए सर्वप्रथम दाता परमाणु का अष्टक पूरा होना चाहिए। उपसहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए सर्वप्रथम दाता परमाणु का अष्टक पूरा होना चाहिए तथा उनमें कम से कम एक ठो लोन पेयर होना चाहिए। अष्टक पूरा होने के बाद उसमें कम से कम एक ठो लोन पेयर होना चाहिए तथा ग्राही परमाणु को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, तभी उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। जैसे एग्जांपल देखें, हम आपको 2-4 एग्जांपल बताते हैं, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन देंगे आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले क्या, जैसे ये क्या हो गया, दाता परमाणु। तो दाता परमाणु मान लिए हैं, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। पहला केस, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा केस, इसमें कम से कम एक ठो लोन पेयर हो चाहिए, तो लोन पेयर यहीं पे लिख देते हैं। ये मान लीजिए लोन पेयर है।
और ये इसको हम लोग क्या माने, ये डोनर हो गया, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट बी का, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्सेप्टर। ये डोनर और ये ग्राही, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसका सबसे पहले अष्टक पूरा होना चाहिए तथा कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए तथा ग्राही परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, उपसहसंयोजक बंध। और उपसहसंयोजक बंध कौन सा बंध होता है, सिग्मा बंध ना। तो एग्जांपल देखें, एग्जांपल जैसे NH4 प्लस है, NH4 प्लस। अब इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो नाइट्रोजन वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। 3 हाइड्रोजन यहां पे लिख दें, ये हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज ना। तो नाइट्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। और इस हाइड्रोजन को अपना दिक् पूरा करने के लिए, इस हाइड्रोजन को दिक् पूरा करने के लिए, इस हाइड्रोजन को दिक् पूरा करने के लिए कितना कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 1। तो 5 है वाहितम कोष में, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, और इनका दिक् भी पूरा हो गया। तो बताएं नाइट्रोजन का अष्टक पूरा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कोऑर्डिनेट बांड के लिए कि केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा होना चाहिए। जब तक केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होगा तब तक उपसहसंयोजक बंध नहीं बनाना है। बताएं इसका अष्टक पूरा हुआ नाइट्रोजन का, इसके पास एक लोन पेयर है कि नहीं, ये क्या लोन पेयर, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अरे हाइड्रोजन के वाहितम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस चार्ज होगा वो बाहर, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए द्विक पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ना। और ये लोन पेयर है तो इस यहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, उपसहसंयोजक बंध। कई सिग्मा हो गए, 1 2 3 और 4, 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर। ये और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल NH2 प्लस। अब जैसे NH2 प्लस है तो नाइट्रोजन के वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। अब बहुत बंदे क्या होते हैं ना, बुद्धि लगाते हैं कि सर जी अभी यहाँ पे प्लस चार्ज था तो उपसहसंयोजक बंध बना दिए थे, तो यहाँ पे वो ऐसे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उपसहसंयोजक बंध बना देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्या हुआ क्या है बताइए, नाइट्रोजन इसको मिटाए, नाइट्रोजन के वाहितम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 1 6। बताएं क्या नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हुआ है क्या, जब नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं हुआ है तो यहाँ पे उपसहसंयोजक बनने की संभावना नहीं है, जब तक अष्टक पूरा नहीं होगा। केस समझिएगा, सबसे पहले दाता परमाणु का अष्टक पूरा होना चाहिए तथा ग्राही परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, तभी ये बॉन्ड बनेगा। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए परंतु इसका अष्टक पूरा है, तो अष्टक पूरा नहीं है तो यहाँ पे उपसहसंयोजक बंध नहीं बनेगा। बताइए इस नाइट्रोजन के वाहितम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 1 6। अभी इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड इसमें कई सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 पाई और 1 लोन पेयर। और एग्जांपल देखें जैसे NO3 माइनस, नाइट्रोजन के वाहितम कोष में कई इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन में माइनस चार्ज। बताइए इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। इसका अष्टक पूरा, नाइट्रोजन के वाहितम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 1 6। बताएं नाइट्रोजन को भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे इस ऑक्सीजन साथ पेयर करे चाहे इस ऑक्सीजन साथ पेयर करे, आपकी मर्जी। नाइट्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो चाहे जिसके साथ आप लोग डबल बॉन्ड लगा दें, नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। अब इसके पास कम से कम एक लोन पेयर है, अष्टक भी पूरा है, अष्टक भी पूरा, कम से कम एक लोन पेयर है। इसको ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, उपसहसंयोजक ना। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई। लोन पेयर 0, लोन पेयर तो बॉन्ड बना लिया ना, उपसहसंयोजक बंध। और एग्जांपल देखें एक आध, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देते हैं। सल्फेट है, सल्फर के वाहितम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। बताएं सल्फर को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अष्टक पूरा। अब बताएं सल्फर का अष्टक पूरा हो गया है, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा। क्या यहां पे डबल बॉन्ड लगेगा, क्या यहां पे अभी डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अष्टक पूर्ण करने की विधियां। अभी आगे हम बताएंगे यहां पे डबल बॉन्ड भी बनेगा, लेकिन अभी आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी जो हम आपको क्रम से चलना है, क्रम से लेवल वाइज ना। अभी आप लोग ये मान के चले दूसरे तीसरे लेवल पे पहुंचे केमिकल बॉन्डिंग के।
ना, तो संरचना बनाने सीख लेंगे तो बेस्ट होएगा। बाकी हम आपको समय आएगा इसे क्वेश्चन देखेंगे, ये देखेंगे ना, ऐसे बताएंगे इसमें कितना सिग्मा होगा कितना पाई होगा, ये गारंटी है। क्वेश्चन देख के आप आंसर बताएंगे, ये संरचना बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारे क्वेश्चन इस बेस पे करना है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो बताएं, अष्टक पूरा हो गया सल्फर का, इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा। लोन पेयर है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड उपसहसहयोजक हो जाए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड उपसहसहयोजक। तो कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर और 0 पाई बॉन्ड, तो ये उपसहसंयोजक। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन करिएगा। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग को इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे और कितने लोन पेयर है, सब में बताना है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग अष्टक नियम के अपवाद पढ़ेंगे, तो देखिएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब।